विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व कर रहे थे हम। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहन सिंह मेहता जी से। तो पहले व्यक्ति हैं हमारे जो हैं आज, कौन है? मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर मोहन सिंह मेहता जी को। एक तो हो गया भाई, हमने ये पढ़ा था कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तब तो कालू महरा। लेकिन जेल जाने वाले उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चनों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मोहन सिंह मेहता जी का जन्म 1897 बागेश्वर जिले में बज्यूला कत्यूर गांव में हुआ था। कत्यूर क्षेत्र में स्वराज प्राप्ति हेतु जन जागरण में इनकी प्रमुख भूमिका रही। 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन में नेतृत्व किया। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको थोड़ा अलग अलग करके याद करना चाहिए। पहले तो उनका जन्म स्थान याद कर लीजिए, बागेश्वर जिले में बज्यूला कत्यूर। देखो ग्रुप सी लेवल पे पूछे जाते हैं, ऐसे बड़े पेपरों में नहीं पूछते कभी। मुझे नहीं लगता कि पीसीएस में कभी पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, जन्म स्थान नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इतना पूछा गया है पहले कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता। ठीक है, क्या क्या किया इन्होंने? स्वराज प्राप्ति के लिए जन जागरण में प्रमुख भूमिका रही। 1921 में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की इन्होंने। अब 1921, वैसे तो कुमाऊं परिषद कब का? 1916, लेकिन 1921 में कत्यूर में, कहा? कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की। इसी लाइन को पकड़कर ग्रुप सी में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित करने वाले व्यक्ति थे। आंसर। अब क्या होगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप ये बोलोगे कि जी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कुमाऊं परिषद तो 1916 में पढ़ा हुआ हमने, और कुमाऊं परिषद गठन किसी और का पढ़ा हुआ नाम है ना। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा अलग पूछ लिया आपसे। 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता। ठीक है, बाकी कुली बेगार में भी रहे ये, कुली बेगार के विरुद्ध भी आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। अनाथों के लिए आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कटाई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक कार्यों की बुनियाद रखी थी इन्होंने। ठीक है, 1957 से 66 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1988 में इनका निधन हो गया। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद रहे। ठीक है, अगले हैं इंद्र सिंह नयाल जी। दरअसल इंद्र सिंह नयाल जी जैसे ही आपके सामने नाम आएगा, आपने बोला 1973 में किताब आई थी स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। कौन सा? सबसे पहले किसी भी व्यक्तित्व के साथ उनके सबसे इंपॉर्टेंट काम को याद किया करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इनका वो क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर इंद्र सिंह नयाल जी ने लिखी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा 1902 से 1994 तक स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राजनेता के साथ साथ एक लेखक थे, समाज सेवी थे, गांधीवादी जननायक थे। ये तो मेंस में लिखना पड़ता है ऐसा। क्या जब आपसे पूछेंगे इंद्र सिंह नयाल जी, माना व्यक्ति परिचय में आ गया, एक व्यक्तित्व आ गया, तो आपने ऐसे लिखना होता कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राजनेता के साथ साथ एक लेखक, समाज सेवी और गांधीवादी जननायक। ठीक है, 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवा सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि 1932 में अल्मोड़ा में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? आंसर इंद्र सिंह नयाल जी हुए थे। इतना समझ में आ गया? 1932 अल्मोड़ा कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल जी, याद रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में नैनीताल जिले के कई नवयुवकों पर विध्वंसात्मक कार्यों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चला। नयाल जी ने उनकी मुफ्त पैरवी करके अपनी निस्वार्थ देश सेवा का परिचय दिया। देखिए, मैं जो आपको जिस तरह से बता रहा हूं ना, सब किताबों में है। किसमें है? किताबों में है।
लेकिन आपको मैं अभी से तैयार कर रहा हूं कि आपने एक दिन मुख्य परीक्षा लिखनी है। क्या लिखनी है? चाहे तो मैं खाली मेन पॉइंट बता दूं, मैं बोल दूं कि इंद्र सिंह नयाल जी के 2 पॉइंट याद कर लो भाई, 1932 कुमाऊं योग सम्मेलन के अध्यक्ष, और नंबर 2 स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, बस खत्म। याद करो और आगे बढ़ो। लेकिन क्या है कि नयाल जी पे जब लिखने के लिए आएगा तब दिक्कत होगी, इसलिए शब्दों को पकड़ना सीखो। ठीक है, नयाल जी ने उनकी मुफ्त पैरवी करके निस्वार्थ देश सेवा का परिचय दिया, इतना समझ में आ गया। अगले भवानी सिंह रावत जी। कौन? भवानी सिंह। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? क्योंकि ये किसके मित्र हैं? आजाद के मित्र हैं। कौन आजाद? चंद्रशेखर आजाद। कौन आजाद? चंद्रशेखर आजाद। मतलब चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी उत्तराखंड में आए और भवानी सिंह रावत जी के पास आए तो कुछ तो बात रही होगी, है ना? और जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तब उनकी उम्र कितनी रही होगी भाई? फोटो में देखते हैं आप मूछों को ताव देते हुए। क्या क्या उम्र रही होगी चंद्रशेखर आजाद जी की? 25 साल के थे उस समय मात्र। कितने? लेकिन उस समय बिल्कुल जवान होते थे, दाढ़ी मूछ वाले होते थे उस जमाने में, है ना? और कहां पे हुई थी उनकी शहादत? इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर हुई थी? जो चंद्रशेखर आजाद थे ना, उनकी जो शहादत, एक बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने पूछा कहां पर हुई थी? अल्फ्रेड पार्क। कहां पर? इलाहाबाद में। ठीक है। अच्छा जी, भवानी सिंह रावत जी जन्म कहां हुआ? 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी दुगड्डा, नाथुपुर पंचूर गांव। ये नाम याद करना जरूरी है, इनका गांव याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आए थे यहां पर, इसलिए। नाथुपुर पंचूर गांव में हुआ था। आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। अब मैं फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं आपको। 1924 में आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिसको बोलते थे HRA। क्या बोलते थे? और हिंदी में बोलते थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। बताया था मैंने ये। 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई थी। चंद्रशेखर आजाद थे उसमें, भगत सिंह थे उसमें, सुखदेव, राजगुरु, सब मतलब वहीं पे भर्ती हो रहे थे ना, मतलब बैठक हो रही थी। तो इन्होंने समाजवादी नाम डाला, एक नाम जोड़ दिया। कौन सा? समाजवादी। तो तब नाम हो गया क्या? HSRA। क्या नाम हुआ? तो आपने 2 क्वेश्चन और याद करना है मॉडर्न हिस्ट्री के। एक तो याद करना आपने HRA का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1924। HRA HSRA कब बना? 1928 में। साथ में कभी कभी ये भी पूछता कहां पर बना? फिरोज शाह कोटला। कोटला फिरोज शाह मैदान है दिल्ली में, वहीं पर एक किला है, पुराना खंडर है, वहां पर इनकी बैठक हुई थी। तो वहां पर इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी को हिंदी में बोल रहे हैं हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक संघ। क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इतना समझ में आ गया? सब मिल जाएगा आपको भाई, किताबों में सब है ना? परीक्षावाणी पढ़ लो या जो भी पढ़ेंगे आप, जितने भी किताबें, विंसर पढ़ लो। तो हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के ये एकमात्र सदस्य थे। अब ये बड़ी बात है भाई, क्रांतिकारी उस समय, और उन क्रांतिकारियों में एक व्यक्ति कौन? हमारे उत्तराखंड के, वो भी कौन? भवानी सिंह रावत, है ना? 1930 में वे पुलिस से बचने के लिए आजाद व अन्य साथियों को अपने पैतृक गांव ले आए। अब पैतृक गांव कहां? नाथुपुर पंचूर। इसलिए कहा मैंने याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब पैतृक गांव ले आए, करीब 1 सप्ताह तक रहे। क्रांतिकारी एक ही जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रहते थे, पता नहीं कौन गद्दार निकल जाए, कौन मुखबिर निकल जाए, अंग्रेजों को क्या कर दे। तो यहां पर जब वो रहे तो जंगल में आजाद ने पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। कहा जाता है कि आज भी उन गोलियों के निशान है उन पेड़ों पर, जहां पर कभी चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया होगा? पिस्टल की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती थी, तभी तो सही निशाना लगेगा, है ना भाई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की, अब निशाना चूक जाता तो इतिहास कुछ और होता, इसलिए निशाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। ठीक है। आजाद की शहादत तक उन्होंने अपना फरारी जीवन आजाद के साथ व्यतीत किया। उसके बाद विदेश भागने का प्रयास करते हुए 1931 में बंबई में पुलिस द्वारा पकड़े गए। मुकदमा चला। सरकार द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस की सुनवाई के लिए गठित ट्रिब्यूनल को भंग किए जाने के परिणाम स्वरूप फरवरी 1933 में रिहा हो गए। क्या हो गए?
दुगड्डा पौड़ी में उन्होंने शहीद मेले की शुरुआत की, जो आज भी लगता है। 6 मई 1986 को रुड़की में उनका निधन हो गया। अब क्वेश्चन जो बनेगा दूसरा भवानी सिंह रावत जी से, वो बनेगा दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? दुगड्डा तो पता है ना, पौड़ी में पड़ता है, शहीद मेला लगता है वहां हर साल। किसने की शुरुआत? भवानी सिंह रावत। क्यों? क्योंकि वो उन शहीदों की शहादत को जानते थे। चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह, मतलब उनके साथी हैं ये। क्या है? साथी हैं। चलो जी, अगले जगमोहन सिंह नेगी जी। कौन? 5 बार विधानसभा में प्रवेश करने का रिकॉर्ड था इनका, जगमोहन सिंह नेगी जी, है ना। और वो भी कब? उत्तर प्रदेश के समय में भाई। उत्तराखंड में तो जीतना आसान है, बाकी मोदी मैजिक तो चल ही रहा है ना। मोदी मैजिक में जीतना बहुत आसान है, लेकिन मैंने कहा उस जमाने में उत्तर प्रदेश में 5 बार विधानसभा में बैठना बहुत बड़ी बात होती थी भाई उत्तर प्रदेश में। तो जगमोहन सिंह नेगी जी, क्या जन्म कहां? 1905 में। 1905 में हुआ जन्म। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ एक जनसेवी भी थे, राजनेता थे, साहित्य प्रेमी थे, स्पष्ट वक्ता थे, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। इन शब्दों को पकड़ना सीखो, मुख्य परीक्षा में काम आएगा। कई बार क्या होता है कि जब आप लिखते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है ज्यादा लिखना, तो आप उसको 50 शब्द करने किसी भी तरह, तो ऐसे तो करते हैं। कैसे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनसेवी, राजनेता, साहित्य प्रेमी, स्पष्ट वक्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, है ना। 1930 के देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में भागीदारी की, जेल गए, जेल की यात्रा करनी। 1930 समझ रहे हो? देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जेल गए। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधित्व इतिहास में नेगी जी का लगातार 5 बार विधानसभा में प्रवेश करने का रिकॉर्ड है। 30 मई 1968 को इनका देहांत हो गया। अब आप खुद सोचो कि 5 बार विधानसभा, आजादी के टाइम से लेकर, बल्कि आजादी से पहले भी रहे होंगे शायद, 19 हाँ नहीं, आजादी के बाद, आजादी से पहले भी विधानसभाओं के इलेक्शन होते थे, तब भी वो विधानसभाओं में रहे होंगे, उसके बाद भी रहे। तो 5 बार विधानसभा, जगमोहन सिंह नेगी जी। ठीक है, अगले हैं भाई महावीर त्यागी। कौन है? देहरादून का सुल्तान। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे देहरादून का सुल्तान किन्हें कहा जाता है, आंसर महावीर त्यागी। ये थे सुल्तान। जन्म 1899। प्राथमिक शिक्षा के बाद फौज में भर्ती हो गए। भाई उत्तराखंड में तो पता ही आपको, पहले तो एक ही जरिया था, क्या? फौज। तो फौज में भर्ती हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में ईरान भेजे गए, किंतु राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति होने के कारण कोर्ट मार्शल कर दिया गया, फौज से निकाल दिए गए। फौज में नहीं चलती ये राष्ट्रवाद, ठीक है। फौज से निकाल दिए, उस समय नहीं चलता था, अब तो चलता है, उस समय नहीं चलता था अंग्रेजों के समय। फौज से निकाल दिए गए। इसके बाद ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 11 बार जेल गए। कितनी बार? 11 बार जेल गए। लगभग 7.5 साल तक जेल में ही रहे। ऐसे नहीं मिली आजादी भाई, इन लोगों ने जेल भरे हैं, क्या किए हैं, बहुत सारे संघर्ष किए, तब जाके आजादी मिली है। 1938 और 1946 में प्रांतीय काउंसिल के लिए निर्वाचित हुए। अब मैंने आपको कहा ना कि आजादी से पहले भी प्रांतीय चुनाव जो हुए हैं, 1936 में, 1946 में प्रांतीय काउंसिलों के निर्वाचित हुए। प्रथम आम चुनाव में देहरादून संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। देहरादून संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्हें क्या कहते थे? देहरादून का सुल्तान। तो रहे होंगे भाई दमदार, है ना। देहरादून का सुल्तान कौन? महावीर त्यागी। 1923 से लगातार 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। अब खुद सोचो कि 44 सालों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, 1923 से 1980 में इनका निधन हो गया। तो मेन जो क्वेश्चन बनेगा महावीर त्यागी जी से, वो बनेगा देहरादून का सुल्तान। अब देखो ना, अगर आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा खाली देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी, अब उसके बाद क्या लिखोगे आप मुख्य परीक्षा में? अगर 50 शब्दों में लिखने के लिए आगे नहीं लिख सकते ना। थोड़ा सा आपने जब कहानी सुनी हुई है, आप लिख सकते हो भी 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। थोड़ा सा लिख सकते हो 11 बार जेल गए, लगभग 7.5 वर्ष जेल में रहे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में ईरान भेजे गए, कोर्ट मार्शल हुआ, राष्ट्रवादी विचारों के कारण, राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति होने के कारण क्या, फौज से निकाल दिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इतना ही तो लिखना पड़ता है, कोई अलग सा थोड़ा लिखना पड़ता है। जन्मपत्री थोड़े छापनी है किसी की, है ना, कि कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, यही लिखना पड़ता है। ठीक। शोभन सिंह जीना भैया। अब जो क्वेश्चन बनेगा,
शोभन सिंह जीना जी से, कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? आंसर शोभन सिंह जीना। कौन थे? शोभन सिंह जीना। कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया? आंसर शोभन सिंह जीना। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे ही बनते हैं। राय बहादुर के नाम से किन्हें जाना जाता है? शोभन सिंह जीना। क्या? राय बहादुर, है ना। जन्म कहां हुआ? तो मैंने कहा पूरा पढ़िए। जन्म कहां हुआ? 1909 में कुमाऊं में हुआ। कहां हुआ? कुमाऊं में हुआ। कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन करके इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। तो कुमाऊं राजपूत परिषद शोभन सिंह जीना। कौन? कुमाऊं राजपूत परिषद शोभन सिंह जीना। इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन करके इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर की पदवी दी। कौन सी पदवी? राय बहादुर की पदवी दी। तो अब राय बहादुर याद रखना है आपने। उसके बाद वे कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कुमाऊं में भारतीय जो बीजेपी है ना, आज बीजेपी, उसको कभी जनसंघ कहा जाता था, मतलब जनसंघ से निकली हुई पार्टी है। कौन? बीजेपी। कभी बहुत कम सीटें जीता करते थे, फिर बोला था जनसंघ वालों ने, एक दिन देखना हम क्या करेंगे, राज करेंगे, है ना। फिर अटल जी के टाइम पे आपको पता है सरकार बनी बीजेपी की। हालांकि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक व्यक्ति कम पड़ गया, एक वोट कम पड़ गया संसद के अंदर, त्याग पत्र देना पड़ा। किसको? प्रधानमंत्री को। जब उन्होंने अपना वो भाषण दिया था कि क्या सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, है ना। फिर आए वो सत्ता में, अच्छा ठीक ठाक बहुमत मिला, मोदी जैसा नहीं मिला लेकिन मिला, ठीक है। फिर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अटल जी, संसद के अंदर एक बड़ा हास्यास्पद बयान दिया लालू जी ने कि अटल जी, नेहरू जी ने कहा था कि आप एक बार क्या बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे। क्या बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन गए एक बार, अब आप दो दो बार बन गए, अब देश की जान छोड़ो भाई। क्या छोड़ो? तो फिर अटल जी ने कहा था एक दिन हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, और ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, जल्दी इलेक्शन होने वाला है। चलिए जी, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन? शोभन सिंह जीना जी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात ये इसके जिलाध्यक्ष बनाए गए। 77 में वारामंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और पर्वतीय विकास मंत्री बने। क्या बने? पर्वतीय विकास मंत्री बने। पर्वतीय विकास मंत्रालय जो देन थी ना, वो किसकी देन थी? बताओ, अगर उत्तराखंड में रहते हो तो। बड़ी इज्जत थी उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में, पता है क्यों थी? क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा थे वहां पर। कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा। बुघानी गांव बहुगुणा, आगे होते हैं बहुगुणा। इन्होंने क्या किया था? पर्वतीय विकास मंत्रालय बनवाया था। इन्होंने, बहुगुणा जी ने। ठीक है, तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी जब सचिवालय में जाते थे वहां लखनऊ में, तो जब पूछते थे वो लोग, जो काम करने वाले लोग थे, कि भाई कहां से आए हो? कि उत्तराखंड से आए। कहां से आए? अरे भाई इनका काम जल्दी करो। क्यों करो? क्योंकि ये दूर से आए हैं, है ना। तो रिश्वत नहीं चलती थी, तो जैसे बोलते थे कि भाई अगली बार जब आओगे तो गंगा जल ले आना। क्या ले आना? गंगा जल पे ही उत्तराखंड के काम चल जाते थे। कुछ नहीं जाना होता था, एक ठेकी पे गंगा जल ले जाओ सचिवालय में, और अपने जो भी काम है वो करवा के वापस। तो बहुगुणा जी की वजह से बड़ी रिस्पेक्ट मिली थी ना। चलो जी, तो पर्वतीय विकास मंत्री बनाए गए। 1989 में उनका देहांत हो गया भाई, शोभन सिंह जीना का। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तराखंड उत्थान परिषद किसने बनाया था भाई गठन? उत्तराखंड उत्थान परिषद, जल्दी बताओ आंसर। उत्तराखंड उत्थान परिषद बताओ तो, जल्दी बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। श्रीधर की मुठी आजाद। श्रीधर की मुठी आजाद। आजाद उपनाम है इनका। क्या नाम है? श्रीधर की मुठी जी का उपनाम क्या है? आजाद, जैसे चंद्रशेखर आजाद। तो भाई उत्तराखंड उत्थान परिषद पीसीएस का क्वेश्चन रहा है, आपने ये याद करना है कि उत्तराखंड उत्थान परिषद के संस्थापक कौन थे। आंसर शोभन सिंह जीना जी याद रखना है आपने। मेन जो नाम याद रखना, वो क्या रखना है? शोभन सिंह जीना जी याद रखना है भाई। क्या
क्या याद रखना है? और कहां पढ़ा था आपने उत्तराखंड उत्थान परिषद? लिस्ट बताई थी मैंने पूरी आपको, जब मैं बता रहा था कि भाई उत्तराखंड बनते हुए क्या क्या हुआ था, वहीं पर कहीं पढ़ा होगा आपने। उत्तराखंड उत्थान परिषद 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में एक परिषद, इस परिषद का गठन किया गया था। कब? 1988 में किया था इन्होंने। क्या किया था? 1988, पेज नंबर 111। ठीक है। अब श्रीधर की मुट्ठी आजाद, जैसे चंद्रशेखर आजाद, आजाद जी ने कहा था, चंद्रशेखर जी ने, मैं आजाद जिया था, आजादी मारूंगा, और आजादी मरे वो अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के, है ना। मतलब लास्ट गोली अपने पे मारी उन्होंने, कहा अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी एक आजाद हुए, उनका नाम था श्रीधर की मुट्ठी। इनका जन्म 1919 में चमोली में चंद्रशिला भिकौन ग्राम में हुआ था। भाई कहा हुआ था? चंद्रशिला भिकौन ग्राम में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए इन्होंने। स्वतंत्रता के बाद अनेक सामाजिक कार्य किए। नवंबर 2005 में इनका निधन हो गया। तो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, ये बनेगा आजाद उपनाम से विख्यात थे कौन? श्रीधर की मुट्ठी जी। ठीक है। अगले हैं भाई परिपूर्णानंद पैनुली, ग्रेट पर्सनालिटी, परिपूर्णानंद पैनुली जी। कौन? इनका जन्म नवंबर 1924 में टिहरी के छोल गांव में हुआ था। कहां हुआ था? छोल गांव में हुआ था। बल्कि इनका मेरे ख्याल से, अच्छा निधन पहले हो गया था। ठीक है। इनका जन्म नवंबर 1924 में टिहरी के छोल गांव में हुआ था। इनके परिवार में सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके भाई, छोटे भाई, जो भी मतलब परिवार में, तो इनके एक भाई हैं, उनका देहांत अभी कुछ समय पहले हुआ था। तो स्वतंत्रता संग्राम, ऋषिकेश में रहते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इनका जन्म नवंबर 1924 में टिहरी के छोल गांव में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भाई भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, सक्रिय भूमिका निभाई। 6 वर्ष तक बंदी जीवन व्यतीत किया। जेल से मुक्त होने के बाद ये टिहरी राज्य प्रजामंडल में सम्मिलित हुए। किसमें हुए? टिहरी राज्य प्रजामंडल में सम्मिलित हुए। 1946 में टिहरी में राजद्रोह के मामले में, राजा के खिलाफ द्रोह करना, राजद्रोह के मामले में 1 साल 6 महीने के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल से फरार भी हो गए। क्या हो गए? जेल से फरार हो गए। और रामेश्वर शर्मा के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। अब यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं कि रामेश्वर शर्मा के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति जो उत्तराखंड के थे, उनका वास्तविक नाम था? आंसर परिपूर्णानंद पैनुली। परिपूर्णानंद पैनुली। एक तो होते हैं पूर्णानंद, एक होते हैं परिपूर्णानंद पैनुली। ठीक है। तो किस नाम से? भाई रामेश्वर शर्मा जी के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। 1949 में टिहरी रियासत के भारत संघ में विलीनीकरण पर के ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले 3 प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। 3 प्रमुख प्रतिनिधियों में से, तो देखिए ना, इतिहास में नाम दर्ज हो गया उनका कि जब टिहरी राज्य का विलय हो रहा था भारत में, तो 3 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उसमें एक व्यक्ति कौन थे? परिपूर्णानंद पैनुली जी भी थे। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैंने बता दिया आपको, किस नाम से? रामेश्वर शर्मा जी के नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में। ठीक है। तो दमदार थे इसका मतलब। 1977 में पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को पराजित करके सांसद निर्वाचित हुए। टिहरी में सबसे कठिन काम था राजा को हराना। किसको? राजा को हराना। जब देश आजाद हो गया तो राजा जी क्या होते रहे? हमेशा सांसद बने, जब जब उठे तब तब जीते। लेकिन परिपूर्णानंद जी ने राजा जी को भी हरा दिया। इसको हरा दिया? राजा जी को हरा दिया, है ना। राजा जी को मंत्री पद मिला एक बार, तो किसी ने आगे से, जो एंकर होता है, उसने बोला कि अब मंत्री जी आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। तो उनके जो 2 शब्द थे वो यही थे कि राजा कभी मंत्री नहीं होता, राजा राजा होता है। क्या होता है? लेकिन जनता ने हमेशा राजा जी को क्या किया? अभी भी जो हमारी टिहरी सीट से जो है वो कौन है? माला राजलक्ष्मी, मतलब राज परिवार से है। ठीक है। जिनमें से देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण और संसद और संसदीय प्रक्रिया काफी चर्चित पुस्तकें हैं। अब आपने क्या करना है, इन्होंने दर्जन भर पुस्तकें लिखी भाई। तो जो दर्जन भर पुस्तकें लिखी, उनमें आपने कुछ खास पुस्तकें याद करनी। एक तो नेपाल का पुनर्जागरण, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल का पुनर्जागरण किसने लिखी? आंसर परिपूर्णानंद पैनुली जी। खाली क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं, लेखक भी थे। ठीक है। नेपाल का पुनर्जागरण लिखा। एक इन्होंने लिखी संसद और संसदीय प्रक्रिया। संसद और
संसदीय प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के छात्रों को पढ़नी चाहिए। एक लिखी इन्होंने देसी राज्य और जन आंदोलन, देसी राज्य और जन आंदोलन, क्योंकि देसी राज्य के थे ये, टिहरी रियासत के थे, तो देसी राज्य और जन आंदोलन, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो मानवेंद्र शाह को 1977 पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह, राजा मानवेंद्र शाह को पराजित करने वाले टिहरी के व्यक्ति थे आंसर परिपूर्णानंद तनुली जी, याद रहेगा, ठीक है। और बता देता हूं इसमें, उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ, आपको पता है भाई, वैसे हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी गठन किया था उन्होंने। उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के सचिव के तौर पर इन्होंने 1950 के दशक में हरिजनों को श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में सवर्णों के भारी विरोध के बावजूद प्रवेश कराया। क्या कराया? मंदिरों में प्रवेश कराया। 1966 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। किसको? परिपूर्णानंद तनुली जी को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड के व्यक्ति थे आंसर या सांसद परिपूर्णानंद तनुली जी, क्रांतिकारी सांसद, बुलंदा बदरी को हराने वाले, बुलंदा बदरीश कहा जाता है टिहरी के राजा को, क्या बोला जाता है? तो टिहरी के राजा को हराना बड़ी चीज, चुनाव में लोकसभा के, वो भी है ना। अगले डॉक्टर भक्त दर्शन, क्या? डॉक्टर भक्त दर्शन जन्म भाई 12 फरवरी 1912 को पौड़ी में भौराड़ गांव में, कहां पर? भौराड़ गांव में हुआ था। 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में जब कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए कुली बेगार रजिस्टर को सरियों में बहाया गया, तो इस घटना से प्रभावित होकर 14 वर्षीय भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का व्रत लिया था। बच्चे थे, 14 साल के थे भक्त दर्शन जी, है ना। 14 जनवरी उत्तरायणी का मेला लगा हुआ था बागेश्वर में, 1921 की बात है। 40,000 समर्थकों के साथ बद्रीदत्त पांडे जी पहुंचे हुए थे। कुली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहाया, तो कुछ आया होगा ना अंदर से। 40,000 समर्थकों के बीच, उस जमाने में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, अब तो हो जाती है, लेकिन उस जमाने में 40,000 समर्थकों के साथ बद्रीदत्त पांडे जब कुली बेगार के रजिस्टर बहा रहे थे, तो वहां पर इन 14 वर्षीय जो भक्त दर्शन थे, उन्होंने जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का क्या लिया? व्रत लिया, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए, इन्होंने अपने नाम के आगे जातिवाचक शब्द भी हटा दिया और जीवन पर्यंत केवल भक्त दर्शन ही बने रहे। क्या रहे? भक्त दर्शन बने रहे। 1939 में इनके और भैरवदत्त धूलिया के संपादक बने, मतलब ये, और लैंसडाउन पौड़ी से कर्म भूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया इन्होंने। इनके संपादन में इनके मतलब 2 लोग थे ये, भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन। कर्म भूमि, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो यही होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा कर्म भूमि का प्रकाशन किसने किया, तब आपने बोलना भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। बोलेगा कर्म भूमि का प्रकाशन कब शुरू किया, आपने बोलना 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है। आपसे पूछेगा कर्म भूमि का प्रकाशन कहां से होता था, आपने बोलना लैंसडाउन पौड़ी से। फिर पूछेगा कर्म भूमि कैसा अखबार था, आपने बोलना साप्ताहिक। कैसा था? सप्ताह में एक बार निकलने वाला। तो जो क्वेश्चन घूमेंगे वो इस लाइन के अगल बगल घूमते हैं। किसके अगल बगल? एक बार ये भी पूछा हुआ, जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस अवसर पर? तो 14 जनवरी 1921, है ना, कुली बेगार के रजिस्टर जब बहाए जा रहे थे। अगला, इन्होंने कुल 4 बार गढ़वाल से लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब सुनने में बड़ा आसान लगता है, प्रधान का इलेक्शन लड़के देखो, प्रधान जीत के देखो, तब पता चलेगा कि लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है ना। तो 4 बार लोकसभा का क्या रहे, लोकसभा की सीटें जीती इन्होंने, ठीक है। बाद में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? 12 वर्षों के प्रयासों से उन्होंने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भक्त दर्शन में है वो ये वाला है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखी। किसने लिखी? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसने लिखी? आंसर भक्त दर्शन ने लिखी। इसके अलावा उन्होंने और भी लिखा, सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखा। कलाविद मुकंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? आंसर
डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखा। स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखा। स्वामी राम तीर्थ बड़े इंपॉर्टेंट है टिहरी के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां पर तपस्या की थी। कहां पर? जहां पर आपका गणेश प्रयाग है ना, उसके आसपास रहे थे कौन? स्वामी राम तीर्थ। इसलिए राम तीर्थ सागर बोलते थे उसको। किसको? जो पीछे रिजर्वायर बना हुआ टिहरी डैम के पीछे। बाद में स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई हमारे तो श्रीदेव सुमन उनके नाम पे होना चाहिए, तो सुमन सागर भी बोला स्थानीय लोगों ने। फिर ऑफिशियल देख लेना कि अब क्या नाम है उसका। पहले स्वामी राम तीर्थ सागर था, स्थानीय जनता क्या बोलती थी? सुमन सागर बोलती थी, क्योंकि श्रीदेव सुमन वहीं जेल में रहे होंगे ना नीचे। अब तो डूब गया टिहरी, पुराना टिहरी, है ना। तो भाई क्या क्या बताया मैंने भक्त दर्शन में? एक, जीवन भर खादी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। कब? 14 जनवरी 1921। दूसरा मैंने कहा 1939 कर्मभूमि भैरव दत्त धूलिया के साथ लैंसडाउन पौड़ी से। अगला मैंने जो बताया आपको, सुमन स्मृति ग्रंथ, कलाविद बैरिस्टर मुकंदीलाल ग्रंथ स्मृति ग्रंथ, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये सब लिखा है इन्होंने। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अगले हैं भैया श्रीदेव सुमन। कौन? इनसे तो बच्चा बच्चा परिचित है टिहरी का, है ना। मई 1916 में इनका जन्म हुआ। मई 1916 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? जन्म का डेट भी याद करनी पड़ेगी, इनकी मृत्यु की डेट भी याद करनी पड़ेगी। क्या? इनकी मृत्यु की डेट भी याद करनी पड़ेगी। 25 मई को जन्म लिया इन्होंने और 25 जुलाई को डेथ हुई। तो दोनों दिन कुछ ना कुछ मनाते हैं टिहरी में। सुमन दिवस मनाया जाता है ना। तो आपने क्या करना है? एक तो 25 मई 1916 याद करना है, एक इनकी डेथ याद करनी है आपने 25 जुलाई 1944। बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। डेथ क्या हुई थी? शहीद हो गए थे 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो श्रीदेव सुमन में क्या क्या पढ़ना है भाई आपने? पहला, 25 मई 1916 जन्म। गांव का नाम याद करना, जौल गांव। जौल गांव का टिहरी, जौल गांव टिहरी। देहरादून में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देहरादून में हिंदू नेशनल कॉलेज से में पढ़ाते हुए उच्च शिक्षा में कई डिग्रियां ली। 1930 में 14 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 15 दिन का जेल काटा। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो होगा मैं बताऊंगा। 1938 में, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया था, में इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को काट देंगे। क्या कर देंगे? गंगा हमारी माता होकर भी, समझ रहे हो आप, आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में बांटती है। गंगा पार, गंगा के वार तो हो गया टिहरी, गंगा पार हो गया पौड़ी। और ये फिर आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि बीच में क्या था, भेद था गंगा जी की वजह से, है ना। तो इन्होंने कहा गंगा अगर हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को क्या कर दें? काट दें। ठीक है। 23 जनवरी 1939, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रीदेव सुमन जी का। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के पश्चात उन्होंने इस संगठन की को नई दिशा दी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना पूछेगा आपसे। दरअसल क्या पूछेगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1939 को हुई। कहां पर हुई? देहरादून में हुई। ठीक है। उनका विचार था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ है। किसके साथ? यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठकर है। ध्यान रखना, जो लोग सिद्धांतों के साथ जीते हैं, सिद्धांतों के साथ मरते हैं, उनका क्या होता है? जीवन बड़ा बढ़िया रहता है। मतलब मस्तिष्क, मन, हर चीज क्या रहती है। जो सिद्धांतहीन लोग होते हैं, वो कितना भी रिच हो जाएं, कितना भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच लें, लेकिन जीवन उनका क्या नहीं होता है। अंदर से एक आत्मा होती है ना, वो बताती है कि भाई सिद्धांत मैंने क्या कर दिए, अपने छोड़ दिए। वो नहीं करना है। सिद्धांतों के साथ जिए, कम मिले कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांत मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, दो ऑप्शन है। एक, हाकम सिंह के पेपर लीक करवा के आप क्या करो, नौकरी पे लग जाओ, और एक आप क्या करो, मेहनत करो और तब नौकरी पे लगो। एक बात बता रहा हूं,
आप सिद्धांतों से जाओगे तो जीवन भर ठीक रहोगे, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। जब जब सीबीआई की बात उठेगी यहां पर, उतनी बार रोज मरोगे कि हमने तो हाकम सिंह से पेपर लिया था और हम बैठ तो गए सचिवालय में या अन्य जगहों पर बैठ तो गए, लेकिन उतनी बार डर बैठेगा, रोज रात को मरेंगे वो लोग। क्या होंगे? डर से मरेंगे कि हमने तो पेपर लीक करवाया था, हम कहीं पकड़े ना जाए। इसलिए सिद्धांतों के साथ चलना, ठीक है? चलो जी, कभी अगर कोई ऑफर कर रहा हो पेपर वेपर तो कभी नहीं, अपनी मेहनत से निकलो। चलो जी, हम यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ है, ठीक है? फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1939 फरवरी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। लुधियाना, लुधियाना हाउजरी कैपिटल लुधियाना में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। क्या लिया? प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसमें उन्होंने हिमालयी प्रांतीय देसी राज्य का सच्चा प्रतिनिधि माना गया। सन 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए वे सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी जी से मिले। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता, वर्धा नदी भी है। सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी जी से मिलने गए। वापस आने पर टिहरी राज्य की पुलिस ने उन्हें राज्य की सीमा के बाहर निकाल दिया। 27 दिसंबर 1943 को उन्होंने जब पुनः टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में बंद करके उन्हें यातनाएं दी जाने लगी और माफी मांगने के लिए बाध्य किया गया। क्या किया गया? माफी मांगने के लिए बाध्य किया गया। किंतु सुमन ने उत्तर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। यह कथन किसका है? आंसर श्रीदेव सुमन का है। माफी मांग लेते तो आज थोड़े पढ़ रहे होते हम श्रीदेव सुमन को। अगर माफी मांग लेते तो हम नहीं पढ़ रहे होते। इन्होंने इतिहास बनाया। 84 दिन की भूख हड़ताल समझते हो? 2 दिन व्रत ले लेना, पता चल जाएगा 84 दिन क्या होते हैं, ठीक है? पढ़ना बहुत आसान होता है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जी क्या हो गए। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी इनकी डेथ नहीं हुई थी। इन्हें राजा के लोगों ने मारा, बोरे में बंद करके मारा, बताया जाता है ऐसा, ठीक है? तो तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। भाई किसने कहा? श्रीदेव सुमन ने कहा। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और किसी भी सरकारी वकील ने उनकी पैरवी करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की खिलाफत की और कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूं। मुझे किसी से घृणा नहीं है। तुम तो क्या हो? राजा के क्या हो? कर्मचारी हो, इसलिए कर रहे हो ऐसा राजद्रोह का। लेकिन झूठा है, ये क्या है? झूठा आरोप लगाया मेरे पे। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब यहां से डेट याद करनी पड़ेगी भैया आपको। अनशन कब प्रारंभ किया? 29 फरवरी 1944 को किया। 3 मांगे रखी। नंबर 1, प्रजामंडल को मान्यता दो। क्या दो? टिहरी राज्य प्रजामंडल को मान्यता दो। नंबर 2, मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए। पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए। और तीसरा कहा कि मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे की अपील राजा स्वयं सुने। बहुत बड़ी मांगे नहीं थी, राजा को स्वयं सुनना चाहिए था, है ना? राजा के पास भेजी और कहा कि यदि 15 दिन में इन मांगों का उत्तर ना मिला तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। क्या करूंगा? अब सोचो, 29 फरवरी 1944 से 3 मई 1944 तक तो अनशन किया इन्होंने। क्या किया? और 3 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 तक आमरण अनशन किया। समझ सकते हो? नहीं समझ सकते? है? भूखा रहना, पता है? व्रत तो लेते होंगे, लिए हो? सोच लो। 3 मई 1944 डेट याद करनी पड़ेगी आपको। फिर दोबारा क्या करनी पड़ेगी? 3 मई 1944 आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? 3 मई 1944। उनसे कहा गया कि यदि भूख हड़ताल तोड़ दें तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, सिद्धांत। क्या सिद्धांत? तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। लेकिन वे अपना अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया और टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। क्या हो गए? और बताया जाता है कि मरे नहीं थे, मारे गए, है ना? वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों की सामंती शासन के
टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। सामंती शासन किसका? राजा का। छोटे राजा मतलब सामंत, हमारे लिए तो बड़े हैं, लेकिन देश के हिसाब से, प्रिंसली स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए तो छोटे राजा थे, छोटा राज था, छोटी जगह थी। बट ये वो जगह थी, देश आजाद हो गया था पर विलय नहीं हुआ था टिहरी का। सबसे बाद में जो विलय होता है टिहरी का विलय होता है, ये पता है? ठीक है। तो भैया 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए कौन? श्रीदेव सुमन। वो तो जगह छोटी थी इसलिए इन्हें उतना नहीं मिला, क्या नाम नहीं मिला। मैंने आपको बताया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने भी ऐसी भूख हड़ताल की थी। जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 6 लाख लोग उनकी अंतिम संस्कार में गए थे। कितने? 6 लाख लोग गए थे। तो उतना ठीक है, हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं श्रीदेव सुमन जी, पर इनका नाम देश में जाना चाहिए। 84 दिन की भूख हड़ताल, और वो भी मैंने कहा कि 29 फरवरी 1944 से भूख हड़ताल, और 3 मई 1944 से आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब जब तक मरा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अब अगले व्यक्ति जो है वो हेमवती नंदन बहुगुणा, इन्हें मैं अगली क्लास में बताऊंगा।